क्या पैसा आपको सच में खुश कर सकता है? और अगर हाँ, तो कितना पैसा? हम सब जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते हैं ये सोचकर कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी। लेकिन क्या ये सच है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तरुण और आपका स्वागत है नॉलेज की शॉर्टकट समरी वर्ड्स में। मॉर्गन हाउसल की किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी इसी सवाल का जवाब देती है। ये किताब कोई फाइनेंशियल प्लानिंग गाइड नहीं है, बल्कि ये पैसे के पीछे की साइकोलॉजी को समझाती है। ये बताती है कि पैसा खर्च करना साइंस नहीं, एक आर्ट है। एक ऐसी कला जो हमारी भावनाओं, जेलसी, सोशल स्टेटस और इनसिक्योरिटीज से जुड़ी है। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। इंट्रोडक्शन। द क्वेस्ट ऑफ द सिंपल लाइफ, एक सादे जीवन की खोज। ये किताब इस बेसिक सवाल से शुरू होती है कि हम पैसे का यूज एक बेहतर लाइफ बनाने के लिए कैसे करें। पैसा खर्च करना नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि साइकोलॉजी, जेलसी, सोशल स्टेटस और इनसिक्योरिटी का खेल है। सच्ची खुशी सिर्फ पैसा कमाने से नहीं मिलती, बल्कि ये सीखने से मिलती है कि उस पैसे से एक ऐसी लाइफ कैसे बनाई जाए जो हमारी जरूरतों जैसे परिवार, पर्पस और फ्रीडम से मेल खाती हो, न कि सिर्फ हमारी इच्छाओं से। इसे समझाने के लिए लेखक एक लेसिक सर्जरी कराने वाली महिला की कहानी सुनाते हैं। महिला को लगा कि चश्मा हटाने के बाद वो अपने पति को ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगी और ऑफिस में लोग उसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझेंगे। जब ऐसा नहीं हुआ तो वो टूट गई। ये कहानी एक बड़ी प्रॉब्लम को दिखाती है। हम अक्सर वो पा लेते हैं जो हम चाहते हैं, जैसे ज्यादा पैसा, लेकिन वो नहीं जो हमें सच में चाहिए होता है, जैसे प्यार और सम्मान। यही प्रॉब्लम पैसे के साथ हमारे रिश्ते में आती है। लेखक अपना वैलेट के तौर पर काम करने का एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, जहां उन्होंने एक अमीर आदमी को $21,000 की कुर्सी खरीदते हुए सुना। उसने कहा, जब आपके पास पैसे होता है तो आपसे यही करने की उम्मीद की जाती है। ये कहानी दिखाती है कि कैसे लोग सोशल प्रेशर में आकर स्टेटस के लिए खर्च करते हैं, अपनी खुशी के लिए नहीं। तो किताब की इस इंट्रोडक्शन में हम पैसे के दो यूज के बारे में जानते हैं। पहला, इसे एक बेहतर लाइफ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करना, और दूसरा, इसे दूसरों से खुद को कंपेयर करने के लिए स्टेटस के एक सिंबल की तरह देखना। ज्यादातर लोग पहला चाहते हैं, लेकिन दूसरे के जाल में फंस जाते हैं। अगर आप सावधान नहीं हैं, तो पैसा एक साइकोलॉजिकल बर्डन बन सकती है और आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। पैसे का सबसे अच्छा यूज ये है कि आप इसे अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, ना कि ये बताने के लिए कि आप कौन हैं। अंत में सिंपल लाइफ का कॉन्सेप्ट आता है। एक आइडियल लाइफ का मतलब कंजूस होना नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफ जीना है जहां पैसा आपका गुलाम हो, मालिक नहीं। ये सोच समझ कर फैसले लेने के बारे में है, न कि सिर्फ और ज्यादा की दौड़ में शामिल होने के बारे में। इसलिए पैसा खर्च करने की कला असल में खुद को जानने की कला है। ये समझना है कि हमें सच में क्या खुशी देता है, और अपने फाइनेंशियल डिसीजन को उसी के हिसाब से लेना। चैप्टर 1, ऑल बिहेवियर मेक्स सेंस विद एनफ इन्फॉर्मेशन। पूरी जानकारी हो तो हर व्यवहार समझ आता है। इस चैप्टर का आइडिया ये है कि पैसा खर्च करने का कोई सही तरीका नहीं होता। हमारे फाइनेंशियल डिसीजन हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं। दूसरों के खर्च करने के तरीकों को जज करना बचपना है, उन्हें समझना जरूरी है। लेखक कहते हैं कि जिसे हम इलॉजिकल फाइनेंशियल बिहेवियर समझते हैं, वो अक्सर उस इंसान का पास्ट और प्रेजेंट के हिसाब से बिल्कुल लॉजिकल होता है। लेखक फॉस्टर केयर सिस्टम की एक कहावत का इस्तेमाल करते हैं, पूरी जानकारी हो तो हर व्यवहार समझ आता है। फॉस्टर किड्स का व्यवहार, जैसे क्लास छोड़ना या लड़ना, इलॉजिकल लग सकता है जब तक आप उनके घर के हालात को नहीं समझते हैं। यही बात पैसे पर भी लागू होती है। एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल 1920 का है, जिसे द रोरिंग ट्वेंटीज कहते हैं। उस समय की एक हेडलाइन थी, गरीबी में आपको जितना नीचा दिखाया गया, उतना ही ज्यादा आप अपनी अमीरी का दिखावा करने में मजा लेते हैं। ये उस दौर के एक्स्ट्रा स्पेंडिंग को पिछले सालों की गरीबी और युद्ध की साइकोलॉजिकल रिएक्शन के रूप में समझाता है। इसी तरह फाइनेंशियल एजुकेशन टिफनी एलिच का पोस्ट ट्रॉमेटिक ब्रोक सिंड्रोम से संघर्ष, जहां वो अपनी नई दौलत खर्च करने से डरती है क्योंकि उन्हें गरीबी में लौटने का डर है। ये दिखाता है कि एक ही एक्सपीरियंस, गरीबी, अलग अलग लोगों में उल्टा व्यवहार पैदा कर सकता है। ये चैप्टर एक गरीब आदमी की कहानी से खत्म होता है जो मोनोपोली के नकली पैसों से खाना खरीदने की कोशिश करता है। उसका वकील समझाता है कि वो बेवकूफ नहीं है, वो गरीब और भूखा है। अभी का जेन मास्टर जिसे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है। ये कहानी बताती है कि हर किसी की फाइनेंशियल टाइमलाइन उसकी परिस्थितियों के हिसाब से अलग-अलग होता है। ये चैप्टर इस बात पर जोर देता है कि पर्सनल फाइनेंस में फाइनेंस से ज्यादा पर्सनल एस्पेक्ट जरूरी है।
फाइनेंशियल इंडस्ट्री का यूनिवर्सल फार्मूलाज पर फोकस करना गलत है क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज को नजरअंदाज करता है, एक इंसान की यूनिक हिस्टोरी। फाइनेंशियल एम्पैथी ये समझना कि कोई क्यों इस तरह से खर्च करता है, फाइनेंशियल कैलकुलेशन से ज्यादा वैल्यूएबल स्किल है। चैप्टर 2, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। ये अध्याय इस बात की पड़ताल करता है कि गुड थिंग्स की इच्छा अक्सर रिस्पेक्ट, एडमिरेशन और अटेंशन पाने की एक गलत दिशा में की गई कोशिश होती है। लेखक का कहना है कि सच्चा रिस्पेक्ट हमारे कैरेक्टर और एक्शन से आता है, ना कि हमारी वेल्थ से। लोग असल में प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वो एक सोशल इमेज खरीदते हैं, यानी दूसरों की नज़रों में अपने स्टेटस और वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेखक एक बहुत ही शक्तिशाली एक्सरसाइज सुझाते हैं जिसे वो रिवर्स ऑर्बिटरी कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी खुद की डेथ के बाद का ऑबिटरी खुद लिखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे उसमें ज्यादातर बातें लव, रेस्पेक्ट और काइंडनेस से जुड़ी होंगी, ना कि आपकी कार्स की हॉर्स पावर या होम्स स्क्वायर फुटेज से। ये एक्सरसाइज हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में वास्तव में क्या मायने रखता है। ये विचार एडम स्मिथ की 1759 की सोच से जुड़ता है, जिन्होंने कहा था कि मनी का असली उद्देश्य सिर्फ जरूरतें पूरी करना नहीं है, बल्कि टू बी सीन, टू बी नोटिस्ड, यानी दूसरों की नजरों में आने की इच्छा है। हम चीजों की यूटिलिटी से ज्यादा उस अटेंशन और ईगो बूस्ट को महत्व देते हैं जो पैसे से मिलता है। लेखक इस प्रवृत्ति को जंक फूड फॉर रेस्पेक्ट कहते हैं। दिखावे पर खर्च करना थोड़ा इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन तो देता है, लेकिन ये टिकाऊ नहीं होता और ये उन लोगों पर असर भी नहीं डालता जिनका रेस्पेक्ट आप वास्तव में चाहते हैं, जैसे आपका फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स। फुटबॉल प्लेयर चैड जॉनसन का उदाहरण इस बात को स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा, मुझे फ्लैशी ज्वेलरी की जरूरत नहीं क्योंकि मेरा नेम और टैलेंट ही मेरे लिए रेस्पेक्ट लेकर आते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो मैं खरीद लूं और जो मेरे नाम से बड़ा हो। अध्याय में दो तरह के गुणों की बात की गई है, रिज्यूम क्वालिटीज और इयोलॉजी क्वालिटीज। रिज्यूम क्वालिटीज है आपकी सैलरी, जॉब टाइटल, अवार्ड्स या स्टेटस सिंबल्स, जबकि इयोलॉजी क्वालिटीज है लोग आपको कितना लव और रिस्पेक्ट करते हैं, अपने दूसरों के लिए क्या अच्छा किया। लेखक कहते हैं हमें अपना ध्यान दूसरे वाले पर लगाना चाहिए क्योंकि वही असली सक्सेस और फुलफिलमेंट देता है। आखिर में इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि आज के ज्यादातर कंज्यूमर मार्केट्स उपयोगिता, यूटिलिटी नहीं बेचते, वे अटेंशन बेचते हैं। लेकिन अगर आप अपनी वेल्थ से स्वतंत्र रेस्पेक्ट सोर्स बना ले, जैसे काइंडनेस, ह्यूमर या स्किल्स, तो आप इस खेल से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। यानी बिना पैसा खर्च किए आप एक अमूल्य संपत्ति हासिल कर सकते हैं, रेस्पेक्ट, और यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम का एक गहरा रूप है। चैप्टर 3, द हैप्पीएस्ट पीपल आई नो। पैसे से ज्यादा असली खुशी कंटेनमेंट से मिलती है, यानी संतोष से। आपके पास जो है और जो आप चाहते हैं उसके बीच के गैप को कम करने से। अगर आपकी उम्मीदें आपकी इनकम से ज्यादा तेजी से बढ़ती है तो आप कभी खुश नहीं होंगे। लेखक दौलत को एक फॉर्मूला में बताते हैं, वेल्थ इक्वल टू आपके पास जो है बाय आप जो चाहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी इच्छाओं को मैनेज करके भी अमीर बन सकते हैं। मैक्सिकन मछुआरे की कहानी एक इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है। एक अमेरिकन बिजनेसमैन एक मछुआरे को अपनी बिजनेस बढ़ाने की सलाह देता है ताकि वो रिटायर होकर आराम कर सके। लेकिन बाद में उस बिजनेसमैन को एहसास होता है कि मछुआरा पहले से ही वही लाइफ जी रहा होता है जो बिजनेसमैन उसे रिटायरमेंट के बाद इनाम के तौर पर बता रहा था। लेखक अपनी दादी ससुराल का पर्सनल एग्जाम्पल देते हैं, जो मामूली सोशल सिक्योरिटी पर रहती थी, लेकिन वो उनके जाने पहचाने सबसे खुश लोगों में से एक थी। उनके पास बहुत कम था, लेकिन वो और भी कम चाहती थी। उनकी साइकोलॉजिकल वेल्थ उन अरबपतियों से कहीं ज्यादा थी जो कभी संतुष्ट नहीं थे। इस असंतोष के पीछे की साइकोलॉजी डोपामिन ट्रैप में है। हमारे दिमाग को चीजें नहीं चाहिए होती, उसे नई चीजें पाने की उम्मीद से डोपामिन हिट चाहिए होता है। यही कारण है कि गोल हमेशा आगे बढ़ता रहता है, $10,000 की कार से $1 लाख की कार तक। ये एक ऐसा खेल है जिसे जीता नहीं जा सकता। इस खेल को जीतने का एकमात्र तरीका है खेलना बंद कर देना। फाइनेंशियल वेलबींग के दो हिस्से हैं, इनकम और एक्सपेक्टेशन। ज्यादातर फाइनेंशियल एडवाइस सिर्फ इनकम पर फोकस करती है। मॉर्गन हाउसल का तर्क ये है कि एक्सपेक्टेशन वाला हिस्सा ज्यादा पावरफुल है और आपके कंट्रोल में है, और यही स्थायी संतोष की ओर ले जाता है। चैप्टर 4, एवरीथिंग यू डोंट सी। ये चैप्टर एक जरूरी चेतावनी देता है। जब हम दूसरों की दौलत से जेलस होते हैं तो हम सिर्फ देखने वाले फायदों पर फोकस करते हैं और उनकी लाइफ के उन बड़े अदृश्य हिस्सों को नजरअंदाज कर देते हैं जिन्हें पैसा ठीक नहीं कर सकता या शायद और भी खराब कर सकता है।
अमीर होने का सपना अक्सर असलियत से ज्यादा मजेदार होता है। सपना उम्मीद देता है जो एक पावरफुल साइकोलॉजिकल एसेट है। अमीर बनने के बाद वो उम्मीद खत्म हो सकती है, जो एक अलग तरह का डिप्रेशन का कारण बन सकती है। लेखक बताते हैं कि दुनिया के 10 सबसे अमीर आदमियों में 13 तलाक हुए हैं। ये दिखाता है कि बहुत ज्यादा पैसा लाइफ के सबसे जरूरी हिस्सों में खुशी की गारंटी नहीं देता है। इसके अलावा डबल रूल, जिसमें हर इनकम लेवल के लोग कहते हैं कि उन्हें खुश रहने के लिए अपनी करंट इनकम का दुगना चाहिए। यह दिखाता है कि ज्यादा पैसे को हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन माना जाता है। जब ये खुशी नहीं दे पाता तो लगता है कि शायद और भी ज्यादा पैसे की जरूरत है। जे पॉल गेटी, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, उन्होंने माना कि वो उन लोगों से जेलस थे जो युवा, मजबूत और ज्यादा खुशमिजाज थे। ये वो चीजें हैं जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। इसी तरह विल स्मिथ और रिक रूबिन दोनों ने महसूस किया कि दौलत और फेम पाने के बाद भी उनकी असली प्रॉब्लम्स हल नहीं हुई। जो इंसान अमीर नहीं है, उसके लिए अमीर होने का सपना एक पावरफुल मोटिवेटर और होप का सोर्स है। जब वे अमीर हो जाते हैं और फिर भी दुखी रहते हैं, तो वो कहानी टूट जाती है। उन्होंने एक मजबूत साइकोलॉजिकल सपोर्ट खो दिया है, जो एक बड़ा नॉन फाइनेंशियल नुकसान है। चैप्टर 5, द मोस्ट वैल्यूएबल फाइनेंशियल एसेट इज नॉट नीडिंग टू इम्प्रेस एनीवन। यानी सबसे कीमती फाइनेंशियल एसेट है कि किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ना होना। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि असली वेल्थ का मतलब है खुद से खुश रहना, बिना दूसरों की राय या मान्यता की परवाह किए। लेखक इसे इंटरनल स्कोर कार्ड कहते हैं, यानी जिंदगी का वो पैमाना जो सिर्फ आप खुद के लिए तय करते हैं। इसके विपरीत एक्सटर्नल स्कोर कार्ड, यानी दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश, हमेशा अनहैप्पीनेस और स्ट्रेस की ओर ले जाती है। आप अपनी जिंदगी को मापने के लिए जो बेंचमार्क चुनते हैं, वही तय करता है कि आप कितने संतुष्ट रहेंगे, आपके परफॉर्मेंस से भी ज्यादा। ये चैप्टर 1968 की प्रसिद्ध गोल्डन ग्लोब रेस की कहानी से इस विचार को खूबसूरती से समझाता है। इस दौड़ में डोनाल्ड क्रोहर्स्ट नाम के एक नाविक ने हिस्सा लिया था। वो फेम और बाहरी वैलिडेशन का भूखा था। समुद्र में से निकलने के बाद उसने झूठे रिकॉर्ड्स भेजने शुरू कर दिए ताकि लोग सोचें कि वो रेस में आगे हैं। लेकिन जब सच्चाई का बोझ बढ़ा, तो वो मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हुआ और अंत में उसने सुसाइड कर लिया। वही दूसरी तरफ पर्नल वोल्टेसर नाम के एक और नाविक था, जो असल में जीतने वाले थे। उन्होंने दौड़ बीच में छोड़ दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी सोल को बचाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वे फेम के लिए नहीं, बल्कि अपने इनर पीस के लिए जीना चाहते हैं। ये कहानी बताती है कि सच्ची जीत वो है जो अंदर मिलती है, बाहर नहीं। लेखक इस विचार को वॉरेन बफेट के एक शानदार फ्रेमवर्क से और गहराई देते हैं। वो पूछते हैं, क्या आप ये पसंद करेंगे कि दुनिया आपको सबसे अच्छा इन्वेस्टर माने, जबकि असल में आप सबसे खराब हों, या फिर दुनिया आपको सबसे खराब माने लेकिन असल में आप सबसे अच्छे हों? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ये हमारे लिए सच में क्या मायने रखता है, ट्रूथ या रिकॉग्निशन। जब आप इंटरनल स्कोर कार्ड पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स भी बदल जाती है। आपका पैसा अब उन चीजों पर खर्च होता है जो आपकी सोल को खुश करती है, जैसे लर्निंग, एक्सपीरियंसेस या अपने प्रियजनों के साथ टाइम बिताना, न कि उन चीजों पर जो दूसरों की नजरों में आपका स्टेटस बढ़ा दे। अंततः इस अध्याय की सच्चाई यह है कि सबसे अमीर वही है जिसे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। यही वो फाइनेंशियल फ्रीडम है जो पैसे से नहीं, मानसिक संतोष से आती है। चैप्टर 6, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। हैप्पीनेस कम फ्रॉम कॉन्ट्रास्ट, नॉट फ्रॉम एब्सोल्यूट। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि हैप्पीनेस का स्रोत हमारे पास कितना है, ये नहीं तय करता, बल्कि ये तय करता है कि हमारे पास जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से कितना अलग या बेहतर है। दूसरे शब्दों में, खुशी उम्मीदों और असलियत के बीच की दूरी से जन्म लेती है। कभी कभी एक सिंपल लाइफ जीना, कभी कभी मिलने वाली लग्जरी से मिलने वाली हैप्पीनेस को और भी गहरा बना सकता है। यह एक तरह का स्ट्रेटेजिक बैलेंस है। अगर जिंदगी में सब कुछ हमेशा आसान और बढ़िया रहे, तो कोई भी चीज स्पेशल नहीं लगती। इसी को लेखक हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं, यानी इंसान नई चीजों का आदी हो जाता है और फिर वही चीज अब खुशी नहीं देती। लेकिन इस ट्रेडमिल को मैनेज किया जा सकता है। अगर आप जानबूझकर अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को सिंपल रखते हैं, तो आप खुद को डिप्रेशन नहीं दे रहे हैं, बल्कि कॉन्ट्रास्ट की ताकत को बचा रहे हैं, ताकि भविष्य में छोटी चीजें भी आपको गहरी हैप्पीनेस दे सके। ये चैप्टर एक प्रेरणादायक कहानी से शुरू होता है, माइकल मे की, जो बचपन से ब्लाइंड थे और 46 साल की उम्र में उनकी नजर वापस आ गई। जब उन्होंने पहली बार एक ऑफिस कारपेट देखा जो बाकी लोगों के लिए सिर्फ एक डल ग्रे कारपेट था, तो वो खुशी से भर गए। उनकी जॉय इतनी गहरी थी जितनी एक आम इंसान को शायद परफेक्ट सनसेट देखकर भी ना हो।
ये कहानी बताती है कि जब कोई साधारण चीज हमारे नॉर्मल एक्सपीरियंस के कॉन्ट्रास्ट में आती है, तो वो अविश्वसनीय रूप से ब्यूटीफुल लगती है। लेखक का तर्क है कि एक गुड लाइफ वो है जिसमें आपकी सभी जरूरतें और कुछ इच्छाएं पूरी हों, लेकिन सब कुछ नहीं। क्योंकि जब आपके पास वो सब कुछ होता है जो आप चाहते हैं, तो आपकी एप्रिसिएशन कैपेसिटी खत्म हो जाती है। स्ट्रगल और रिवार्ड के बीच का कॉन्ट्रास्ट ही खुशी का असली स्रोत है। शायद पहली सैलरी से एक सस्ता मिल्क स्टिक खरीदने की खुशी शायद बाद में जीवन में एक महंगी कार खरीदने से भी ज्यादा एक्साइटिंग लगती है, क्योंकि उस वक्त कॉन्ट्रास्ट बहुत गहरा होता है। यानी हैप्पीनेस इस बात पर नहीं निर्भर करती कि चीज कितनी बड़ी है, बल्कि इस पर कि वो आपके जर्नी के संदर्भ में कितना रेयर और अर्न महसूस होती है। तो निष्कर्ष, खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है, ये एक अनुभव है जो तब जन्म लेता है जब हम कॉन्ट्रास्ट महसूस करते हैं। इसलिए कभी कभी अपनी जिंदगी को थोड़ा सिंपल रखना भविष्य में गहरी जॉय महसूस करने का सबसे समझदार इन्वेस्टमेंट है। चैप्टर 7, द रिच एंड द वेल्दी। रिच होना और वेल्दी होना दो अलग बातें हैं। रिच होने का मतलब है आपके पास बहुत पैसा होना, लेकिन वेल्दी होने का असली मतलब है फ्रीडम होना, अपनी लाइफ पर कंट्रोल होना, जहां पैसा आपका टूल है, आपका मास्टर नहीं। लेखक बताते हैं कि विरासत में मिली दौलत अक्सर एक लाइफस्टाइल डेब्ट बन जाती है। ये ऐसी आइडेंटिटी और एक्सपेक्टेशन थोपती है जो आपकी एम्बिशन और पर्सनल सेटिस्फेक्शन को धीरे धीरे खत्म कर देती है। असली वेल्थ इस डेब्ट से मुक्त होना है, चाहे आपकी नेटवर्क कितनी भी क्यों ना हो। इस विचार को समझाने के लिए लेखक वैंडरबिल्ट फैमिली की कहानी बताते हैं। एक समय दुनिया के सबसे रिच फैमिलीज में से एक, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियां उस दौलत को बर्बाद कर बैठी। वे एक ऐसी जिंदगी में फंस गए जहां स्पेंडिंग ही उनकी पहचान बन गई थी। उनका जीवन मनी के इर्द-गिर्द घूमता रहा और आखिरकार वही पैसा उनके लिए एक बर्डन बन गया। ये कहानी एक चेतावनी है कि जब पैसा आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, तो आपको आज़ाद नहीं बल्कि एन्स्लेव्ड कर देती है। इसके बिल्कुल उलट चक फ्रेनी की कहानी है। वो एक बिलियनियर थे जिन्होंने अपनी लगभग पूरी फॉर्च्यून दान कर दी। उन्होंने महसूस किया कि हाई लाइफ उन्हें कभी हैप्पी नहीं कर पाई, लेकिन चैरिटी ने उन्हें सच्ची खुशी दी। उन्होंने अपने पैसे को कंट्रोल किया, उसे अपनी लाइफ की दिशा तय करने नहीं दी। वो रिच थे, लेकिन ज्यादा अहम बात ये थी कि वो वेल्दी थे, क्योंकि वो फ्री थे। लेखक इस अध्याय में 3 जरूरी सिद्धांत देते हैं। अगर आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते, तो आप उनके साथ भी खुश नहीं रह सकते। ये बात मनी पर भी लागू होती है। अगर आप ब्रोक होते हुए भी कंटेंट रहना नहीं सीख पाए, तो करोड़पति बनकर भी आप कभी भी पीसफुल नहीं होंगे। दूसरा, आप जो पसंद करते हैं और जो चाहते हैं, उनके बीच फर्क समझें। कई चीजें एडिक्टिव होती है, वो आपको अपनी तरफ खींचती है, लेकिन अंदर से कंट्रोल करती है। वेल्थ तब आती है जब आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखते हैं, न कि वे आप पर। अपने कंजम्पशन पर नहीं, बल्कि अपने क्रिएशन पर गर्व करो। असली संतोष उन चीजों में है जो आप बिल्ड करते हैं, जैसे फैमिली, फ्रेंडशिप, मेमोरीज और नॉलेज। यही वो संपत्ति है जो किसी मार्केट क्रैश या रेसिजन में भी खत्म नहीं होती। तो निष्कर्ष, रिच होना एक अस्थायी अवस्था है, आपके बैंक बैलेंस पर निर्भर, लेकिन वेल्दी होना एक मानसिक अवस्था है जहां आप आजाद हैं, संतुष्ट हैं और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीते हैं। असली दौलत वही है जहां पैसा आपकी जिंदगी चलाता नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को आसान बनाता है। चैप्टर 8, यूटिलिटी वर्सेस स्टेटस, व्हाट आर यू रियली बाइंग। इस अध्याय का तर्क बहुत सीधा लेकिन गहरा है। हर खरीद 2 कारणों से होती है, या तो यूटिलिटी के लिए, यानी आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, या फिर स्टेटस के लिए, यानी दूसरों को आपके बारे में बेहतर महसूस कराने के लिए। लेखक कहते हैं कि जब हम इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं, तो वहीं से फाइनेंशियल डिसअपॉइंटमेंट शुरू होती है। यूटिलिटी को स्टेटस से ज्यादा महत्व देना असल में कॉन्फर्मिटी पर पर्सनैलिटी को चुनना है। यह तय करता है कि आप ऑथेंटिक सेटिस्फेक्शन पाएंगे या सिर्फ टेम्परेरी वैलिडेशन। इस विचार को समझाने के लिए लेखक एक उदाहरण देते हैं, एक हाई एंड टोयोटा और एक एंट्री लेवल बीएमडब्ल्यू का। टोयोटा में है कंफर्ट, डिपेंडेबिलिटी, ग्रेट साउंड सिस्टम और स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। दूसरी ओर बीएमडब्ल्यू अक्सर ब्रैगिंग राइट्स, यानी दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीदी जाती है। यह तुलना एक अहम सवाल उठाती है, क्या आप ये चीज अपने लिए खरीद रहे हैं या दूसरों के लिए। लेखक बिलियनियर बिल कोच की कहानी भी बताते हैं, जिन्होंने थॉमस जैफरॉन की कथित वाइन बॉटल के लिए $4 लाख खर्च किए, जो बाद में फेक निकली। ये कहानी एक गहरा संदेश देती है, अगर कोई फेक लग्जरी आइटम असली जैसी दिखती और काम करती है, तो उसकी यूटिलिटी तो वही रहती है, लेकिन जैसे ही उसका स्टेटस खत्म होता है, उसकी वैल्यू भी हमारी नजरों में गिर जाती है। इससे साफ होता है कि हम अक्सर क्वालिटी नहीं बल्कि प्रेस्टीज खरीद रहे होते हैं।
लेखक का तर्क है कि यूटिलिटी बेस्ड परचेजेस ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देती है, क्योंकि कंफर्ट, रिलायबिलिटी और कन्वीनियंस जैसी चीजें समय के साथ भी वैल्यूएबल बनी रहती है, जबकि स्टेटस सिंबल्स लगातार बदलते रहते हैं। आज जो चीज कुल है, कल वही पुराना या आउटडेटेड लगने लगती है। कंक्लूजन: हर बार कुछ खरीदते वक्त खुद से पूछिए, क्या मैं ये अपने लिए ले रहा हूँ या दूसरों के अप्रूवल के लिए? क्योंकि यूटिलिटी आपको संतोष देती है और स्टेटस सिर्फ अस्थायी दिखावा। असली संपत्ति वही है जहां आपकी चीजें आपको खुशी देती है, न कि दुनिया को प्रभावित करने के लिए खरीदी जाती है। चैप्टर 9: रिस्क एंड रिग्रेट, द बैलेंस बिटवीन स्पेंडिंग टुडे एंड सेविंग फॉर टुमारो। इस अध्याय का मुख्य विचार है कि स्पेंडिंग और सेविंग्स के बीच सही बैलेंस बनाने का सबसे अच्छा तरीका है फ्यूचर के रिग्रेट को मिनिमाइज करना। ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, ये एक पर्सनल कैलकुलेशन है जो आपकी लाइफ सर्कमस्टेंसेस के साथ बदलती रहती है। लेखक कहते हैं कि मेमोरीज एक ऐसे एसेट हैं जो समय के साथ कंपाउंड होती है। जब आप पैसा, एक्सपीरियंसेस और लव्ड वंस के साथ समय बिताने पर खर्च करते हैं, तो ये सिर्फ एक एक्सपेंस नहीं होता, यह एक इन्वेस्टमेंट होता है जो फ्यूचर हैप्पीनेस के साथ साथ प्रेजेंट खुशी भी देता है। इस तरह का खर्च आपकी लाइफ सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है और फ्यूचर रिग्रेट्स को कम करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए लेखक नेचर से एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। गपी फिश, जो हमेशा प्रेडेटर्स के खतरे में रहती है, वो जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करती है और जल्दी मर जाती है। यह एक तरह की येलो यानी यू ओनली लिव वंस स्ट्रेटजी है। दूसरी तरफ ग्रीनलैंड शार्क, जिसका लगभग कोई प्रेडेटर नहीं होता, धीरे बढ़ता है और 150 साल की उम्र में मैच्योर होता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनाती है। लेखक कहते हैं इंसान इन दोनों के बीच फंसे रहते हैं। हम ये तय करने में बहुत खराब हैं कि हम कौन से हैं, येलो स्पेंडर या पेशेंट इन्वेस्टर्स। हमेशा ये सवाल रहता है, क्या आज जीना जरूरी है या भविष्य के लिए बचाना? ये स्ट्रगल आधुनिक समाज में और भी कठिन हो गई है, क्योंकि आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा चॉइसेस, टेम्पटेशंस और स्पेंडिंग अपॉर्चुनिटीज है। लेखक जेफ बेजोस का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने 1990s में अमेज़न शुरू करने से पहले अपने लिए रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क अपनाया था। उन्होंने खुद को 80 साल की उम्र में इमेजिन किया और खुद से पूछा, मुझे ज्यादा रिग्रेट किस बात से होगा, कोशिश करने और फेल होने का या कभी कोशिश न करने का? जवाब साफ था, कभी कोशिश न करने का। यही सोच उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बनाने की ओर ले गई। अंत में लेखक कहते हैं कि सेविंग को फ्यूचर सैक्रिफाइस की तरह नहीं देखना चाहिए। सेविंग कोई त्याग नहीं है, ये आज की आजादी है। हर डॉलर जो आप बचाते हैं वो भविष्य में आपके लिए ऑप्शंस, फ्लेक्सिबिलिटी और पीस ऑफ माइंड खरीदता है। ये आपको आज ही रियल बेनिफिट देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास कंट्रोल है। तो निष्कर्ष, सही फिनेंशियल बैलेंस का मतलब है न तो अंधाधुंध खर्च करना और ना ही सब कुछ बचा लेना, बल्कि ऐसे निर्णय लेना जो आपके फ्यूचर सेल्फ को कम से कम रिग्रेट दें। कभी कभी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट एक याद बनाना होता है, और कभी कभी वो डिसिप्लिन जो आपको कल का फ्रीडम देता है। चैप्टर 10: लुक एट देम। सोशल कंपैरिजन और जेलसी वो जहर है जो हमारे हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट को धीरे धीरे खत्म करते हैं। स्टेटस का खेल कभी जीता नहीं जा सकता, क्योंकि इसका गोल पोस्ट हमेशा बदलता रहता है। आज आप किसी से आगे निकलेंगे, कल कोई और आपसे निकलेगा। इसलिए इस खेल को विन करने का एकमात्र तरीका है इसे खेलना बंद कर देना। लेखक कहते हैं कि जेलसी असल में अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को अजनबियों को आउटसोर्स करना है। जब आप अपनी इच्छाओं को दूसरों की लाइफस्टाइल से तय होने देते हैं, तो आप अपनी फ्रीडम छोड़ देते हैं। उस पल से आप हमेशा अनसेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि आपका बेंचमार्क अब आपके नियंत्रण में नहीं रहा। बज एल्ड्रिन, जो चांद पर कदम रखने वाले दूसरे इंसान थे, पहले इंसान बनने से बस कुछ मिनट दूर, लेकिन इतिहास में नाम दूसरे के रूप में दर्ज हुआ। कहा जाता है कि उन्हें पहले ना होने का अफसोस चांद पर पहुंचने की खुशी से ज्यादा था। ये कहानी दिखाता है कि रिलेटिव कंपैरिजन कैसे सबसे बड़ी अचीवमेंट को भी पेनफुल बना सकता है। इसके बाद लेखक सीएस लेविस के विचार द इनर रिंग पर चर्चा करते हैं। उन्होंने जिंदगी को कई सोशल रिंग्स की एक सीरीज के रूप में बताया, जहां लोग हमेशा अगले और ज्यादा एक्सक्लूसिव रिंग में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते, उन्हें पता चलता है कि वो ये हैप्पीनेस नहीं थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, और फिर उनका ध्यान अगले रिंग की ओर चला जाता। ये अंतहीन चक्र इंसान को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होने देता।
लेखक बताते हैं कि यही मानसिकता फोमो को जन्म देती है, जो आज के दौर की सबसे खतरनाक फाइनेंशियल रिएक्शन में से एक है। ये सोशल कंपैरिजन और इम्पल्सिवनेस का घातक मिश्रण है। लोग दूसरों की शॉर्ट टर्म सक्सेस देखकर जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट, स्पेंड या चेंज डिसीजन करते हैं, बिना अपनी फाइनेंशियल गोल्स या वैल्यूज को समझे। लेकिन अगर आप फोमो से फ्री हो जाते हैं, तो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को अपने हिसाब से जी सकते हैं। आपको अब दूसरों की हाइलाइट्स रील देखकर एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि आप जानते होंगे कि आपकी टाइमलाइन अलग है। तो कंक्लूजन, कंपैरिजन कभी खत्म नहीं होती। अगर आप दूसरों को देखकर अपनी कीमत तय करेंगे, तो आप हमेशा हारेंगे, क्योंकि हमेशा कोई आपसे आगे होगा। लेकिन जब अब आप अपनी सक्सेस को अपनी इंटरनल स्कोर कार्ड से मापना शुरू करते हैं, तो आप न सिर्फ फिनेंशियली वाइज बल्कि मानसिक रूप से भी फ्री बन जाते हैं। कभी भी यह मत भूलिए, खुशी इस बात में नहीं है कि आप दूसरों से ज्यादा हासिल करें, बल्कि इस बात में है कि आप जो हासिल कर चुके हैं उसे पूरे दिल से सराहें। चैप्टर 11, वेल्थ विदाउट इंडिपेंडेंस इज ए यूनिक फॉर्म ऑफ पॉवर्टी। दौलत का असली मतलब पैसा नहीं, बल्कि अपने समय और निर्णयों पर नियंत्रण है। वेल्थ का सर्वोच्च रूप है फ्रीडम, वो क्षमता जिससे आप जो चाहें, जब चाहें और जिसके साथ चाहें वो कर सके। लेखक कहते हैं, हर बचाया गया डॉलर सिर्फ एक सेविंग नहीं, बल्कि फ्रीडम का एक टुकड़ा खरीदा गया है। जब आप पैसे को खर्च न किया गया पैसा कहकर देखते हैं, तो वह एक सैक्रिफाइस जैसा लगता है। लेकिन जब आप उसे बॉट फ्रीडम के रूप में देखते हैं, तो वो वही सेविंग एक सेटिस्फाइंग एक्शन बन जाती है। आप आज अपने भविष्य की सबसे कीमती एसेट ऑटोनॉमी खरीद रहे होते हैं। दो कॉन्ट्रास्टिंग कहानियां इस विचार को स्पष्ट करती है। एनबीए स्टार एंटोइन वॉकर की, जिन्होंने अपने करियर में 108 मिलियन डॉलर कमाए, लेकिन लेविस लाइफस्टाइल, महंगी कार्स और दिखावे के कारण अंततः बैंकरप्ट हो गए। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन कोई फ्रीडम नहीं खरीदी। उनकी जिंदगी अब भी दूसरों की अपेक्षाओं और खर्चों की गुलाम थी। इसके विपरीत एनएफएल प्लेयर जॉन अर्चल की कहानी है, जिन्होंने बहुत मामूली सैलरी कमाई, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा सेव किया। फिर उन्होंने फुटबॉल से रिटायर होकर एमआईटी प्रोफेसर बनने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें मैथमेटिक्स से सच्चा प्यार था। उन्होंने लग्जरी नहीं खरीदी, उन्होंने फ्रीडम खरीदी। ये अध्याय बताती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई बाइनरी स्टेट नहीं, यानी या तो है या नहीं वाली चीज नहीं है। ये एक ग्रेजुअल जर्नी है, जो किसी भी इनकम लेवल से शुरू हो सकती है। लेखक इसे 15 लेवल्स ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम के रूप में समझाते हैं, जहां शुरुआती स्तर पर व्यक्ति दूसरों की दया और सहायता पर निर्भर होता है, और अंतिम स्तर पर उसके पास अपने समय, फैसलों और जीवन की दिशा पर पूरा नियंत्रण होता है। ये फ्रेमवर्क हमें ये समझाने में मदद करता है कि फ्रीडम केवल अमीरों की चीज नहीं है, ये एक माइंडसेट है, जो डिसिप्लिन, सेविंग और इंटेंशनल लिविंग से बनती है। कंक्लूजन, हर बार जब आप स्पेंड करने के बजाय सेव करने का चुनाव करते हैं, आप अपनी आने वाली फ्रीडम को थोड़ा और बड़ा कर रहे होते हैं। पैसे का सबसे ऊंचा उपयोग है उसे उन चीजों में लगाना जो आपको अपने जीवन पर नियंत्रण देती है, ना कि उन चीजों में जो आपको दूसरों की नजरों में अच्छा दिखाए। हर बचाया गया रुपया आपके समय का एक हिस्सा वापस खरीदता है, और यही असली वेल्थ है। जब पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। चैप्टर 12, सोशल डेब्ट। पैसे खर्च करने से सिर्फ आर्थिक लागत नहीं आती, बल्कि एक अदृश्य सोशल डेब्ट भी पैदा होता है। जब आप पैसा खर्च करते हैं, तो आप सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं खरीदते, बल्कि उसके साथ आने वाली सोशल ऑब्लिगेशंस, जेलेसी और एक्सपेक्टेशन भी खरीद लेते हैं। लेखक कहते हैं कि किसी भी परचेज की असली कीमत सिर्फ उसकी प्राइस टैग नहीं होती, उसके साथ आती है एक नई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ, जैसे चिंता, तुलना और दूसरों की राय का दबाव। उदाहरण के लिए, एक एक्सपेंसिव कार की लागत केवल उसके प्राइस में नहीं छिपी होती, उसमें शामिल होती है उस पर आने वाली स्क्रैचेस की चिंता, उसे और बेहतर दिखाने की मेंटेनेंस की जरूरत, और अगली बार उससे भी अच्छा कार खरीदने का प्रेशर। यानी आपने एक व्हीकल नहीं खरीदी, आपने एक्सपेक्टेशंस और अटेंशन का बोझ खरीदा। इस विचार को शानदार तरीके से दर्शाती है ड्रग लॉर्ड फ्रैंक लूकस की कहानी। वो सालों तक गुमनामी में सफलतापूर्वक काम करता रहा, जब तक कि उसने एक बॉक्सिंग मैच में $1 लाख का चिलचिला पर कोट नहीं पहन लिया। उस एक दिखावे ने लॉ एनफोर्समेंट का ध्यान उनकी ओर खींचा, और उसी डिस्प्ले ऑफ वेल्थ ने उसकी गिरफ्तारी और पतन की शुरुआत कर दी। यानी उसके खर्च ने उसे एक सोशल डेब्ट में डाल दिया, जिसकी कीमत उसने अपनी फ्रीडम से चुकाई।
यही बात लॉटरी विनर्स पर भी लागू होती है। जब कोई लॉटरी जीतता है तो अचानक उसके चारों ओर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और स्ट्रेंजर्स गिर जाते हैं, जो खुद को उसके पैसों पर एंटाइटल महसूस करने लगते हैं, जिससे विजेता न केवल फाइनेंशियली ब्रोकन हो जाते हैं बल्कि सोशली एक्सप्लॉइटेड भी, क्योंकि हर रिश्ता एक ट्रांजैक्शन में बदल जाता है। लेखक कहते हैं आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल एसेट्स में से एक है सोशल डेब्ट की कमी। जब आपके पास गुमनामी होती है, सरलता होती है और दिखावे से आजादी होती है, तो आप सच्ची फ्रीडम का अनुभव करते हैं। आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बस अपने शर्तों पर जी रहे हैं। तो निष्कर्ष, हर पैसा जो आप खर्च करते हैं, वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो अटेंशन, ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन भी खरीदता है। इसलिए असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ये है कि आप जाने कब खर्च करने से आपकी फ्रीडम बढ़ती है और कब वो आपको सोशल डेब्ट में बांध देती है। चैप्टर 13, द पावर ऑफ स्लो एंड क्वाइट कंपाउंडिंग। असली वेल्थ चमक धमक या दिखावे से नहीं बनती, बल्कि स्लो, स्टेडी और क्वाइट कंपाउंडिंग से बनती है। लेखक कहते हैं क्विक मनी इज फ्रेजाइल मनी, यानी जितनी जल्दी पैसा आता है उतनी ही जल्दी चला भी जाता है। जिस स्पीड से आप पैसे कमाते हैं उसका आधा लाइफ स्पान उस स्पीड का होता है जिस स्पीड से आप उसे खो सकते हैं। धीमी और स्थिर ग्रोथ टिकाऊ होती है, क्योंकि वो लक, ट्रेंड या शो ऑफ रिस्क पर नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर आधारित होती है। ये कंपाउंडिंग का असली जादू है, जो दिखता नहीं लेकिन समय के साथ सब कुछ बदल देता है। यह अध्याय नेचर से प्रेरणा लेती है। प्रकृति जो नेवर इन हरी येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड के सिद्धांत पर चलती है। पेड़, नदियां, पहाड़ सब धीरे धीरे बहते हैं, लेकिन उनका प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। इसी तरह क्वाइट कंपाउंडिंग का मतलब है अपना खुद का गेम खेलना, अपने इंटरनल गोल्स पर ध्यान देना और दूसरों से कंपैरिजन की जंजीर से खुद को आजाद करना। क्वाइट कंपाउंडिंग का अभ्यास कैसे करें? इंटरनल बेंचमार्क पर फोकस करें। खुद से पूछे, क्या मैं इस रिजल्ट से खुश रहूंगा अगर मेरे अलावा कोई और इसे ना देखे? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन, लाइक्स, स्टेटस और एपोलॉज आपके ग्रोथ का सच्चा मापदंड नहीं है। पर्सनल डिफरेंस को एक्सेप्ट करें। हर किसी का पाथ अलग होता है। जो स्ट्रेटजी दूसरों के लिए काम करती है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी सही हो। असली बुद्धिमानी है कंपैरिजन छोड़कर अपना रास्ता चुनना। फ्रीडम को प्रायोरिटी दें। पैसे का मकसद है बेटर लाइफ, न कि बेटर इमेज। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें, दूसरों की धारणाओं या उम्मीदों से मुक्त होकर। स्लो ग्रोथ को अपनाएं। पेशेंस ही फाइनेंस का असली जादू है। एंडोरेंस और लॉन्जेविटी से सच्ची वेल्थ बनती है। तेज सफलता भले ही आकर्षक लगे, लेकिन टिकाऊ नहीं होती। धीरे चलने का फायदा यह है कि आप रास्ते को अंडरस्टैंड करते हैं और वही समझ आपको स्थिर बनाती है। तो कंक्लूजन ये है, क्वाइट कंपाउंडिंग का मतलब है अपने नियमों पर खेलना, अपनी गति से बढ़ना और दूसरों को इंप्रेस करने की जरूरत से मुक्त रहना। जो लोग चुपचाप स्थिरता से अपनी वैल्यूज पर टिके रहकर आगे बढ़ते हैं, वही असल में अमीर बनते हैं। न सिर्फ पैसों में, बल्कि पीस और पर्पस में भी। धैर्य से बनी दौलत हमेशा टिकती है, क्योंकि उसे ईगो नहीं, समझ चलाती है। चैप्टर 14, आइडेंटिटी। ये अध्याय एक बहुत ही गहरी और व्यवहारिक बात कहता है। जब मनी आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है, तब वो एक टूल नहीं रहता, बल्कि आपका मास्टर बन जाता है। फिर पैसा आपकी फ्रीडम नहीं बढ़ाता, बल्कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और बदलने की एबिलिटी छीन लेता है। लेखक पॉल ग्राहम की एक सलाह का जिक्र करते हैं, कीप योर आइडेंटिटी स्मॉल। ये सिर्फ लाइफ एडवाइस नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल प्रिंसिपल है। जितने ज्यादा लेवल्स आप अपने ऊपर लगा लेते हैं, जैसे मैं एक सेवर हूँ, मैं एक रिच पर्सन हूँ या मैं कभी रिस्क नहीं लेता, उतने ही कम आप बदलने या सीखने में सक्षम रहते हैं। इस सोच का एक दिलचस्प उदाहरण है फ्रुगैलिटी इनर्शिया। बहुत से लोग जो पूरी जिंदगी मेहनती सेवर्स रहे हैं, जब रिटायरमेंट आती है और उनके पास काफी पैसा होता है, तब भी वे खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि सेवर अब सिर्फ उनकी हैबिट नहीं, उनकी आइडेंटिटी बन चुकी होती है। अब अगर वे पैसे खर्च करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे खुद को बिट्रे कर रहे हैं, यानी पैसा अब उनका सर्वेंट नहीं, उनका कंट्रोलर बन गया है। लेखक एक मल्टी बिलियनियर परिवार का उदाहरण देते हैं, जिनके एक सदस्य बेहद डाउन टू अर्थ थे। जब उनसे पूछा गया कि उनका सीक्रेट क्या है, उन्होंने बस इतना कहा, मनी हैज नेवर बीन पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। उनका फोकस हमेशा अपने परिवार, लव और सिटीजनशिप वैल्यूज पर रहा। उनके लिए पैसा बस एक टूल था, कुछ अच्छा करने और जीवन को सुविधाजनक बनाने का माध्यम, न कि खुद की वैल्यू को परिभाषित करने का तरीका। अंत में ये अध्याय हमें याद दिलाता है, पैसे को अपनी आइडेंटिटी मत बनने दो, क्योंकि जिस दिन आप ऐसा करते हैं, उस दिन आप अपनी फ्रीडम और एडेप्टेबिलिटी खो देते हैं, और वही सबसे बड़ी फाइनेंशियल लॉस होती है। चैप्टर 15, ट्राई समथिंग न्यू।
इस अध्याय का मुख्य विचार ये है कि इसे समझाने के लिए कि कौन सा स्पेंडिंग वास्तव में आपको खुशी देता है, आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा बड़े पैमाने पर, लेकिन साथ ही रूथलेस फिल्टर भी करना होगा। कई लोग प्राइस या ब्रांड को हैप्पीनेस का प्रॉक्सी मान लेते हैं, जो एक बड़ी गलती है। अक्सर प्रीमियम ब्रांड्स असल में बेटर क्वालिटी नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी का संकेत देती है। इसलिए असली खुशी पाने के लिए मार्केटिंग ट्रैप से बाहर निकलकर खुद को एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। ये एक्सपेरिमेंट आपको ऐसे हाई यूटिलिटी लो कॉस्ट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस खोजने की अनुमति देता है जिन्हें मार्केटिंग कभी आपको नहीं दिखाएगी। उदाहरण के लिए हो सकता है कि किसी एक्सपेंसिव गैजेट से आपको कुछ दिनों की खुशी मिले, लेकिन एक छोटी सी वीकेंड हाइक या किसी क्रिएटिव हॉबी से मिलने वाली खुशी ज्यादा गहरी और टिकाऊ हो। लेखक एक बहुत ही समझदार रणनीति सुझाते हैं, वाइड फनल टाइट फिल्टर। इसका मतलब है कि आप अलग अलग तरह के स्पेंडिंग एक्सपीरियंसेस जैसे ट्रैवल, फूड, हॉबीज, लर्निंग स्किल्स के लिए खुले रहें, यानी वाइड फनल रखें। लेकिन अगर कुछ चीजें आपको खुशी नहीं देती तो उन्हें जल्दी से छोड़ दें, यानी टाइट फिल्टर अपनाएं। ठीक वैसे जैसे आप किसी बोरिंग बुक के कुछ पन्नों को पढ़ना बाद में छोड़ देते हैं। लेखक रमित सेठी की एक महत्वपूर्ण सलाह को दोहराते हैं, spend extravagantly on the things you love and cut cost mercilessly on the things you don't। इस अप्रोच का मतलब है कि आप अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को अपने कोर वैल्यूज और पर्सनल खुशी के साथ अलाइन करें, यानी दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने असली हैप्पीनेस ट्रिगर को पहचानें और उसी पर ध्यान दें। आखिर में ये अध्याय हमें सिखाती है कि फुलफिलिंग लाइफ सिर्फ सेविंग मनी से नहीं बनती, बल्कि सही चीजों पर स्पेंड करने की क्लैरिटी से बनती है। कुछ नया आजमाने की हिम्मत रखें, क्योंकि आपको नहीं पता आपकी सच्ची हैप्पीनेस शायद किसी बिल्कुल नई अनुभव के पीछे छिपी हो। चैप्टर 16, योर मनी एंड योर किड्स। इस अध्याय का मुख्य विचार यह है कि पैसे का इस्तेमाल इस तरह किया जाए कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट तो करें, लेकिन उन्हें स्पॉइल ना करें। असली मकसद है उन्हें वैल्यूज, डिसिप्लिन और रेजिलेंस सिखाना, ताकि वे खुद अपनी फिनेंशियल विजडम और कैरेक्टर स्ट्रेंथ का विकास कर सकें। लेखक कहते हैं कि सबसे गहरे और टिकाऊ सबक वर्ड से नहीं बल्कि एग्जाम्पल से सिखाए जाते हैं। बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें कहते हैं, वे वो करते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं। इसलिए अगर आप उन्हें ग्रेटिट्यूड, हार्ड वर्क और कंटेंटमेंट सिखाना चाहते हैं तो पहले खुद में ये क्वालिटीज दिखानी होंगी। लेखक एक सुंदर कहानी बताते हैं, एक फादर एंड सन की। पिता हर दिन अपने बेटे को एक निकल और एक डाइम में से चुनने के लिए कहते थे ताकि वो खेल में शामिल रहे। बेटा हमेशा डाइम के बजाय निकल चुनता, क्योंकि अगर उसने बड़ा सिक्का ले लिया तो खेल खत्म हो जाता। ये कहानी दिखाती है कि बच्चों के लिए मनी नहीं बल्कि लव, कनेक्शन और शेयर्ड मोमेंट्स ज्यादा कीमती होते हैं। वे आपके साथ बिताया गया समय चाहते हैं, आपकी उपस्थिति और आपका ध्यान, ना कि आपकी संपत्ति। इसके बाद लेखक जॉन डी रॉकफेलर की कहानी साझा करते हैं। एक बार उन्होंने एक होटल एजेंट से कहा कि वे सबसे सस्ता कमरा चाहते हैं क्योंकि मेरे बेटे के पास एक अमीर पिता है लेकिन मेरे पास नहीं। ये कथन इस बात पर प्रकाश डालती है कि उन लोगों को पैसे की वैल्यू सिखाना बेहद कठिन होता है जिन्होंने कभी इसकी स्कैर्सिटी महसूस ही नहीं की। यानी अगर बच्चों ने कभी कमी नहीं देखी तो उन्हें वैल्यू समझाना बहुत बड़ा चुनौती बन जाता है। लेखक बताते हैं कि बच्चे हर समय ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। वे आपके वैल्यूज, फियर्स, हैबिट्स और प्रायोरिटीज को सीधे नहीं बल्कि सटल सिग्नल्स के जरिए सीखते हैं। अगर आप हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं या पैसे को लेकर एंसियस हैं, तो वे भी पैसों से डरना सीखेंगे। अगर आप पैसे को ग्रेटिट्यूड और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ संभालते हैं, तो वो भी ऐसा ही करेंगे। अंत में लेखक एक बहुत खूबसूरत विचार साझा करते हैं, बी ए गुड एंसेस्टर, यानी ऐसा व्यक्ति बने जो सिर्फ अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पैसा नहीं देता बल्कि उन्हें विजडम, नॉलेज और फ्रीडम भी देता है। एक अच्छा पूर्वज वो होता है जो आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ दौलत नहीं बल्कि डायरेक्शन भी देता है, और यही लेखक के अनुसार ट्रू फाइनेंशियल लेगेसी की परिभाषा है। चैप्टर 17, स्प्रेडशीट डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ मैथ या लॉजिक से नहीं चलते, उनमें इमोशंस भी गहराई से शामिल होते हैं। जैसे घर खरीदना, किसी बड़े निवेश का फैसला लेना या करियर चेंज करना, ये सब नंबर्स के साथ साथ फीलिंग से भी प्रभावित होते हैं। लेखक कहते हैं कि पूरी तरह रैशनल होना जरूरी नहीं, असल गोल है कि दिल और दिमाग के बीच सही बैलेंस बनाना। आपकी इमोशंस किसी फाइनेंशियल एनिमी की तरह नहीं बल्कि एक डेटा पॉइंट की तरह काम करती है। ये बताती है कि आप सच में किस चीज को वैल्यू करते हैं और कौन से फैसले आपके रियल हैप्पीनेस से जुड़े हैं।
लेखक अपने पहले घर का पर्सनल एक्सपीरियंस साझा करते हैं। उन्होंने और उनकी पत्नी ने जब वो घर देखा तो उन्हें उससे तुरंत प्यार हो गया क्योंकि उसकी यार्ड में एक ट्री स्विंग था। उन्होंने इमेजिन किया कि उनका छोटा बेटा उस झूले पर खेल रहा है, हंस रहा है और वो पल उनके लिए प्राइसलेस था। किसी भी स्प्रेडशीट एनालिसिस या आरओआई कैलकुलेशन से ज्यादा वो इमोशनल कनेक्शन पावरफुल था। ये अध्याय उस धारणा को चुनौती देता है कि हर फाइनेंशियल डिसीजन को सिर्फ मैथ प्रॉब्लम की तरह देखा जाना चाहिए। लेखक कहते हैं कि जिंदगी एक्सेल शीट्स पर नहीं चलती, कुछ फैसले बस दिल से लिए जाते हैं और वही हमें ज्यादा फुलफिल्ड बनाते हैं। जैज म्यूजिशियन लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग के शब्दों में, इफ इट साउंड्स गुड इट इज गुड। अगर ये अच्छा लगता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये क्या है। पैसे का प्रबंधन तब आसान हो जाता है जब आप इसे सिर्फ हल करने वाली मैथ प्रॉब्लम नहीं बल्कि समझने वाली इमोशनल प्रॉब्लम मानते हैं। क्योंकि अंत में पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये आपकी लाइफ स्टोरी का एक हिस्सा है और अगर आपका दिल उस कहानी का हिस्सा नहीं है तो कोई भी स्प्रेडशीट आपको सच्ची हैप्पीनेस दे ही नहीं सकती। चैप्टर 18 द फाइनर थिंग्स। अच्छा फाइनेंशियल बिहेवियर दो सिरों के बीच एक संतुलन की तरह है। एक तरफ आपको अपनी मेजर एक्सपेंसेस जैसे घर और कार को समझदारी से नियंत्रित करना होता है ताकि आप वेल्थ बिल्ड कर सके। दूसरी तरफ आपको उन छोटे लेकिन बार बार होने वाले खर्चों से भी सावधान रहना चाहिए जो धीरे धीरे आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को बर्बाद कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि अटेंशन एक सीमित संसाधन है। अगर आप अपने ध्यान को हर छोटे खर्च जैसे एक कॉफी या सब्सक्रिप्शन पर केंद्रित कर देंगे तो आपके पास उन बिग फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए ध्यान ही नहीं बचेगा, जैसे कौन सा कॉलेज चुनना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है या कौन सा करियर मूव आपके भविष्य को बदल सकता है। इसलिए सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि अटेंशन एलोकेशन की भी समझ जरूरी है। ये अध्याय दो बिल्कुल अलग सोच को सामने रखता है। पहला दृष्टिकोण, राष्ट्रपति कैल्विन कोलिज की पेंसिल ऑब्सेशन और जॉन डी रॉकरफेलर की ऑयल ड्रॉप सेविंग हैबिट ये दिखाती है कि छोटे स्तर पर सेविंग डिसिप्लिन का बड़ा प्रभाव हो सकता है। ये दृष्टिकोण सिखाता है कि स्मॉल हैबिट्स और माइंडफुल स्पेंडिंग लंबे समय में बड़े फाइनेंशियल रिजल्ट दे सकते हैं। दूसरा दृष्टिकोण, फेरारीज एंड लेटेस्ट आर्ग्यूमेंट। ये विचार कहती है कि कई लोग $3 लैटेस पर बहस करते हैं लेकिन $30,000 डिसीजन को नजरअंदाज कर देते हैं। यानी छोटी चीजों पर हाइपर फोकस करना और बड़े फाइनेंशियल चॉइसेस को इग्नोर करना गलत दिशा में मेहनत करना है। आप स्मॉल सेविंग से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाएंगे अगर आप मेजर डिसीजन में गलतियां कर रहे हैं। लेखक दोनों दृष्टिकोण को वैलिड मानते हैं। वो कहते हैं कि असली फाइनेंशियल सक्सेस इन दोनों को बैलेंस करने में है। आपको बिग फाइनेंशियल मूव्स पर अधिक ध्यान देना चाहिए जैसे कैरियर, हाउस, इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन साथ ही उन स्मॉल लीक्स पर भी नजर रखना चाहिए जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल बोट को डुबो सकती है। आखिर में यह अध्याय हमें सिखाता है कि स्मार्ट मनी मैनेजमेंट सिर्फ कहाँ बचाना है के सवाल नहीं है बल्कि यह तय करने की कला है कि कहाँ ध्यान देना है, क्योंकि पैसे की तरफ आपका अटेंशन भी एक लिमिटेड करेंसी है और इसका सही उपयोग ही आपको असली फाइनेंशियल पीस तक पहुंचाता है। चैप्टर 19 द लाइफ साइकिल ऑफ ग्रीड एंड फियर। ये अध्याय एक टाइमलेस सच को उजागर करता है कि ग्रीड और फियर हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर के दो ऐसे छोर हैं जो बार बार एक प्रेडिक्टेबल इमोशनल साइकिल में घूमते रहते हैं। ये साइकिल इस विश्वास से शुरू होती है कि मैं सही हूँ और वहीं से धीरे धीरे ये ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाती है जो अंततः पैनिक और फियर में ढह जाती है, फिर एक नए ऑप्टिमिज्म के साथ दोबारा शुरू होती है। लेखक बताते हैं कि ये साइकिल इसलिए सेल्फ सस्टेनिंग है क्योंकि वय का दर्द हमें अस्थायी तौर पर ह्यूमिलिटी सिखाता है। हम सोचते हैं अब मैंने सबक सीख लिया, लेकिन जैसे ही हालात फिर सुधरते हैं यही झूठी समझ फॉल्स सेंस ऑफ विजडम हमें दोबारा ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ धकेल देती है और ग्रीड का नया दौर शुरू हो जाता है। लेखक इस पूरी प्रक्रिया को एक इमोशनल जर्नी के रूप में समझाते हैं। मासूम आशावाद, यानी शुरुआत में व्यक्ति मानता है कि उसके प्रयास जरूर सफल होंगे। ये होप और एम्बिशन से भरा चरण होता है जहां डर नहीं बस सपने होते हैं। सफलता और भ्रम, जब पहली सफलता मिलती है तो लोग अक्सर लक को स्किल समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने फॉर्मूला ऑफ सक्सेस खोज लिया है। लालच यानी ग्रेड, अब वो पिछली सफलताओं को डबल डाउन करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा रिस्क, ज्यादा कॉन्फिडेंस और ज्यादा रिटर्न की चाह, यही वो बिंदु है जहां लॉजिक पीछे हट जाता है और ईगो आगे आ जाता है। इनकार और शिकार, डेनाइल एंड विक्टिमहुड, जब स्ट्रेटजी फेल होने लगती है तो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, वो मार्केट सर्कमस्टेंसेस या अदर्स को दोष देने लगता है। फियर, जैसे जैसे लॉसेस बढ़ते हैं सेल्फ डाउट और पैनिक गहराते जाते हैं।
अब कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है और व्यक्ति सेफ्टी मोड में चला जाता है। संकल्प यानी रेजोल्यूशन, अंत में व्यक्ति खुद से वादा करता है, अब दोबारा वही गलती नहीं करूंगा। ये रेजोल्यूशन एक नए भोले भाले ऑप्टिमिज्म की शुरुआत बन जाता है और फिर साइकिल वहीं से दोबारा शुरू होती है। लेखक के अनुसार ये साइकिल फाइनेंशियल मार्केट से लेकर पर्सनल डिसीजन तक हर जगह दिखती है। बूम एंड बस्ट, हाइप एंड क्रश, ग्रीड एंड फियर, ये इंसानी मनोविज्ञानी के नेचर रिदम है। तो सिख इस साइकिल से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है अपनी इमोशंस को पहचानना, उन्हें नाम देना और उनके प्रति सेल्फ अवेयरनेस रखना। ग्रीड एंड फेयर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें ऑब्जर्व करके आप उनके विक्टिम बनने से बच सकते हैं, क्योंकि अंत में मार्केट्स बदलते हैं, रिटर्न्स बदलते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता है वो है ह्यूमन बिहेवियर, और वही असली फाइनेंशियल विजडम की जड़ है। चैप्टर 20, हाउ टू बी मिजरेबल स्पेंडिंग योर मनी। अपने पैसे खर्च करके दुखी कैसे हो। ये अध्याय एक तरह का रिवर्स गाइड है, यानी आपको दिखाता है कि कौन से बिहेवियर और माइंडसेट्स सीधे तौर पर आपके मनी को माइजरी में बदल देते हैं। लेखक कहते हैं कि अक्सर अनहैप्पीनेस पैसे से ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है। अगर आप समझ लें कि कौन से रास्ते सीधे दुख की ओर ले जाते हैं, तो आप उन्हें बचकर एक अच्छी और संतोषजनक जिंदगी की ओर बढ़ सकते हैं। दुख के लिए कुछ श्योर फायर रेसिपीज शामिल है। फ्रीडम के बजाय स्टेटस का पीछा करना। पैसा इकट्ठा करने या खर्च करने में अगर आपका मकसद सिर्फ दूसरों की नजरों में अच्छा दिखाना है, तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। असली खुशी अपनी फ्रीडम और चॉइसेस में है, ना कि दूसरों की अप्रूवल में। पैसे को अपनी आइडेंटिटी बनने देना। अगर आप सोचते हैं कि आप कौन हैं, ये सिर्फ आपके बैंक बैलेंस या संपत्ति से तय होता है, तो हर फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस आपको असुरक्षित और दुखी करेगा। आपकी अंदरूनी स्थिति की तुलना दूसरों के बाहरी दिखावे से करना। सोशल मीडिया और दोस्तों के हाइलाइट रील्स से खुद की तुलना करना एक आसान रास्ता है एनवी और डिस्कॉन्टेंट का। याद रखें, लोग दिखाते वही है जो वे चाहते हैं, असली जीवन नहीं। यह विश्वास करना कि पैसा आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर देगा। पैसा सुविधाएं दे सकता है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट या मीनिंग नहीं लाता। फिर यह विश्वास करना कि पैसा आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकता। दूसरी ओर, अगर आप सोचते हैं कि पैसा बिल्कुल बेकार है, तो आप फाइनेंशियल टूल्स का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये अध्याय एक पावरफुल चेकलिस्ट की तरह है, जो आपको उन मेंटल ट्रैप्स और सोशल प्रेशर की पहचान करने में मदद करता है, जो अक्सर आपके फाइनेंशियल चॉइसेस को अनहैप्पीनेस की ओर धकेल देते हैं। तो मुख्य सीख, पैसे से दुखी होने का पैटर्न को समझना आसान है। इन पैटर्न से बचकर आप न केवल अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपनी ओवरऑल हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फेक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। यानी कभी-कभी ये जानना कि क्या गलत है उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि क्या सही है। चैप्टर 21, द लकियर यू आर द नाइसर यू शुड बी। यानी आप जितने भाग्यशाली हैं, आपको उतना ही अच्छा होना चाहिए। ये अध्याय किताब का अंतिम संदेश देता है और एक सिंपल लेकिन गहरी फिलोसॉफी पेश करता है। लेखक कहते हैं कि सक्सेस में लक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब आप इसे समझते हैं, तो ये आपको ह्यूमिलिटी और काइंडनेस सिखाता है। ये सिर्फ मोरल लेसन नहीं है, ये प्रैक्टिकल भी है। काइंडनेस एक तरह का सोशल इंश्योरेंस है। जब आप लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आप एक नेटवर्क ऑफ गुडविल बन जाते हैं, जो भविष्य में अप्रत्याशित तरीकों से आपको लाभ दे सकता है। लेखक केविन कॉन्स्टर की एक कहानी साझा करते हैं। उनके एक स्ट्रगलिंग राइटर दोस्त थे, जिन्हें उन्होंने अपने घर पर रहने दिया। उसी दोस्त ने बाद में डांसेस विथ वोल्फ लिखी। ये कहानी ये दिखाती है कि आप कभी नहीं जानते कि जीवन में मदद और प्रतिभा कहाँ से आ सकती है। इसलिए सभी के प्रति दयालु रहना समझदारी है। कभी-कभी छोटी मदद बड़े अवसर का रास्ता खोल देती है। अंतिम संदेश सरल है। पैसा आपकी जिंदगी को एनहांस कर सकता है, लेकिन ये अपने आप में गुड लाइफ नहीं बना सकता। असली दौलत उन चीजों में है जिन्हें मनी कैन नॉट बाय। कैरेक्टर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड नॉलेज। सबसे लकी लोगों को इसलिए सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये राइट थिंग ही नहीं, बल्कि एक स्मार्ट स्ट्रेटजी भी है। ये उन्हें एक स्थायी और पूरी जिंदगी का लाभ देता है। इस अध्याय का सार यह है कि ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और एप्रिसिएशन असली वेल्थ है, और यही सबसे बड़ी और स्थायी सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, ये थी मॉर्गन हाउसल की द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी की एक डिटेल समरी। उम्मीद है कि इससे आपको पैसे को सिर्फ कमाने या बचाने के नजरिए से नहीं, बल्कि उसे अपनी खुशी और आजादी के लिए इस्तेमाल करने का एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। आपके लिए ऐसी कौन सी एक चीज है जिस पर पैसा खर्च करके आपको सच में खुशी मिलती है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।
अगर आपको ये समरी पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें ये बातें जानना चाहिए। और ऐसे ही अमेजिंग बुक समरीज के लिए समरीवर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पैसे बचाते रहें, अच्छी जिंदगी जीते रहें।